Hi everyone, welcome back to New Light Institute. So welcome back to One Day One Concept series episode number 2. Yesterday we have studied about the male spermatogenesis, about the process of male gamete formation, and today we are going to study the female counterpart, that is oogenesis. लास्ट क्लास में हमने स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ी. अब आज हम उसका फीमेल काउंटरपार्ट यानी कि oogenesis पढ़ेंगे, ओवम का फॉर्मेशन. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसमें अपने इस टॉपिक के साथ. तो oogenesis मैंने आपको कल ही बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि जेनेसिस वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज का बनना. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है oogenesis यानी कि आपका ओवम का यानी कि फीमेल गैमीट जो है उसका बनना. सेम ऐसे ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, स्पर्म की जेनेसिस यानी कि मेल गैमीट का बनना, बाकी बनने की प्रोसेस को हमने उसमें स्टडी किया था. अब आज oogenesis में हम इसमें ओवम के बनने की प्रोसेस को पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टडी करेंगे. ये प्रोसेस आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी इजी थी, सिंपल थी, इसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको आज पूरा क्लियर करती हूँ ताकि आपको ये वीडियो के एंड तक पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एंड तक पूरा का पूरा oogenesis अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं oogenesis से. तो oogenesis में क्या होता है कि आपका ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमीट. ये देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट, जो कि क्या होता है आपका ओवम होता है. अब एक चीज बताइए कि जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, तो हमने देखा था कि स्पर्म जो हैं वो बेटा कहाँ बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो टेस्टिस होता है. तो उसके अंदर स्पर्म का बनना जो होता है, स्पर्म उसी के अंदर बनते हैं और उसके बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. तो सेम अगर उसी तरीके से हम देखें तो जो है आपका जो oogenesis हो रहा है वो कहाँ होगी वो oogenesis. तो ये भी आपके फीमेल का प्रोसेस है, तो यानी कि फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगी. और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्या होता है, वो होता है आपका ओवरी. तो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां होती है आपकी oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट. तो यही है सेकेंड लाइन कि इट अकर्स इन द ओवरीज, ये ओवरीज में होती है. 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा कि oogenesis क्या होता है और साथ साथ ये कहाँ पे होती है. अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आपको बताते हैं, जो आपका मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस से. स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर करोगे, oogenesis को कंपेयर करोगे, ठीक है, एक मेल में हो रही है, दूसरी फीमेल में हो रही है, एक आपकी टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रही है, दूसरी आपकी ओवरीज में हो रही है. इसके साथ एक तीसरा सबसे बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है बेटा, वो ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कब स्टार्ट होती है, मैंने कल आपको बताया था, वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के समय पे. प्यूबर्टी कब आती है, प्यूबर्टी जब आती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि 12, 13, 14 साल की एज में प्यूबर्टी आपकी हिट करती है, तो तभी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है. लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, उसका जस्ट दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें ये आपका oogenesis जो होता है वो स्टार्ट कब होता है, वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ. जब फीमेल बेबी अपने मदर की वोम में ही होती है, अपने मम्मा की जो है गर्भाशय यानी कि वोम में ही होती है, तभी इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है क्या, oogenesis यानी कि आपका ओवम बनने का प्रोसेस. तभी से स्टार्ट हो गया, तभी से इसने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी. तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना. स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis कोई भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रही है. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी के समय पे, वाइल oogenesis आपकी कब स्टार्ट हो रही है, आपकी स्टार्ट हो रही है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, दैट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज ड्यूरिंग बिफोर द बर्थ. तो ये आपको बहुत अच्छे से एक की डिफरेंस है जो आपको याद ही रखना है, ठीक है. तो ये देखिए oogenesis begins during the fetal life unlike spermatogenesis which starts at the puberty. तो सबसे पहला पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है. अब इसके बाद बेटा हम क्या देखेंगे कि ये oogenesis का पूरा प्रोसेस क्या है.
इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से ये आपके बन जाता है, ये आपका ओवम फीमेल गैमीट बन के तैयार होता है। तो इसके पूरे बनने की प्रोसेस को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बनने की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, अब इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं जो कि आपके साथ साथ चलते हैं। तो 2 स्टेप में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वो दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक आपका स्टेप होता है बेटा oogenesis, oogenesis यानी कि ओवम का फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप क्या होता है, किसका फॉर्मेशन है, ओवम का फॉर्मेशन है। और दूसरा स्टेप बेटा क्या है, दूसरा स्टेप है आपका फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलर जेनेसिस, यानी कि ये आपका किसका फॉर्मेशन है, फॉलिकल का फॉर्मेशन है। लेकिन ये फॉलिकल्स होते क्या हैं, इसका नाम यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ तो oogenesis की बात हो रही थी, यहाँ फॉलिकल्स की बात कहाँ से आ गई। तो बच्चों फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं जो आपका ओवा होता है, जो आपके oocytes होते हैं, वो सब, उन सबको, अब हर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए है तो उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो कोई लेयर्स होती हैं तो जो आपके ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो जो कोटिंग, जो स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फॉलिकल्स। वो होते हैं आपके फॉलिकल्स। फॉलिकल्स वो होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर इनसाइड विच आपके ओवा प्रेजेंट होता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसको सुरक्षा चाहिए, इतना जो है ये क्या कहते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है कि फीमेल गैमीट है, और आपको पता है कि एक फीमेल गैमीट एक ही बनता है, यानी कि स्पर्म्स तो बहुत सारे बनते हैं। तो इसको चाहिए प्रोटेक्शन भाई। तो इसको प्रोटेक्शन देते कौन है, फॉलिकल्स प्रोटेक्शन देते हैं। तो जो है अब जैसे जैसे आपका अंदर की चीज़ में डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे बाहर की चीज़ में तो डेवलप होगी ना। अंदर की चीज़ में डेवलपमेंट करें तो बाहर की सुरक्षा को भी तो और कड़ा करेंगे और मजबूत बनाएंगे। तो जो है दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं आपके साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि साथ में चलते हैं। ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसके साथ साथ उसकी ऊपर की लेयर भी डेवलप हो रही होती है, उसके अंदर भी हो रहे होते हैं कुछ चेंजेस। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपके साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ चलते हैं, दोनों ही साथ साथ होते हैं। और इन सारे ये दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये दोनों ही प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं दोनों ही प्रोसेस में, लेकिन अभी आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हम oogenesis पढ़ेंगे, हम फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ेंगे, और पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम oogenesis पढ़ेंगे, यानी कि ओवा कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद oogenesis। साथ साथ समझते जाना, चाहे तो बनाते जाना। एक अलग से आप नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप अपने सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लिख लो। oogenesis, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें अब आपको पता है oogenesis कब होती है, बिफोर बर्थ। पैदा हुआ नहीं है अभी, लेकिन काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि फीटल लाइफ के टाइम पे, तो आपकी oogenesis स्टार्ट हो गई। अब जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि जैसे कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस थी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा क्या हो रहा था कि आपके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं, यानी कि उनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में था। तो सेम oogenesis में भी क्या होगा कि आपके जो ओवा बनाने वाले सेल्स होते हैं वो भी आपके मदर सेल्स होते हैं, यानी कि उनको भी हम बोलते हैं oogonia। यहाँ पे भी बनाने वाले सेल्स प्रेजेंट हैं आपके। तो जो है कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं आपके, oogonia प्रेजेंट हैं, oogonia आर प्रेजेंट, जो कि आपका बनाएंगे आगे चल के ओवा डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो जो है अब एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है, इसको आप रिलेट करते हो ना स्पर्मेटोजेनेसिस से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो oogonia है, अब ये क्या करेगा, अब आपको पता है कि बहुत सारे oogonia होते हैं। ठीक है, जो आपकी फीमेल
की ओवरी होती है उसमें एक जो है, एक ओवरी में 2 ओवरी होती है, एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ओगोनिया होते हैं। कपल ऑफ मिलियन का मतलब क्या हुआ, 2 मिलियन। तो इतने ओगोनिया आपके प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे, यानी कि आपका जो ओगोनिया प्रेजेंट होगा उसने अपना नंबर को इंक्रीज किया। नंबर को इंक्रीज, यही सेम स्पर्मेटोगोनिया कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने नंबर को वो इंक्रीज कर रहे थे। इसमें होती है माइटोसिस और ये करते हैं मल्टीप्लाई, अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। नंबर को बढ़ाएंगे, बहुत सारे ओगोनिया बन जाएंगे, बहुत सारे ओगोनिया बन गए, चलिए ठीक है, अब बढ़ गए, बहुत सारे ओगोनिया बन गए। तो अब इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद जो है, अब ये जो ओगोनिया बन गए, अब ये ओगोनिया में क्या होगा, बहुत सारे ओगोनिया बन गए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, अपना नंबर को इंक्रीज कर लिया। अब उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद क्या होगा, अब इसमें से ग्रो करेंगे, कुछ ग्रो कर जाएंगे। तो जो ग्रो कर जाएंगे, कुछ ग्रो कर जाते हैं भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनफ हो जाते हैं ताकि वो आगे की प्रोसेस मूव कर सकें। जो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे या तो वापस उसी साइकिल में चले जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, तो ग्रो कर जाएंगे तो उसको कुछ जो होते हैं तो वो आपके हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ ग्रोथ किया है इसने, और कुछ नहीं किया है बेटा, सिर्फ ग्रोथ किया है। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि उसमें भी क्या हो रही थी, ग्रोथ की फेज चल रही थी, ग्रोथ होने के बाद से कुछ बन रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें भी कुछ ने ग्रो किया और उन्होंने क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया। अब प्राइमरी oocyte जो है बेटा, ये प्राइमरी oocyte बन गया, चलो ठीक है। अब प्राइमरी oocyte में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बना है आपका बेटा, ये आपका बना है, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है, तभी तक बन गया है। ये प्राइमरी oocyte बर्थ से पहले ही बन चुका है, ठीक है। कब बन चुका है, माइटोटिक डिवीजन करके बना है। अब जो है क्या होता है, अब देखो बर्थ से पहले बना है, तो अब इधर हम इसके फेजेस लिख लेते हैं। आपका oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है। अब देखो oogonia आपको पता है जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे डिप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट द गैमीट्स। तो oogonia क्या होंगे, oogonia आपके क्या होंगे, oogonia क्या होंगे आपके, बिफोर बर्थ हो रहा है, ये इतना काम हुआ है बिफोर द बर्थ। तो oogonia क्या है बेटा, oogonia डिप्लॉयड है, 2n यानी कि 46 है। मल्टीप्लाई किए माइटोसिस से, तो क्या हुआ है, माइटोसिस से, यानी माइटोसिस आपकी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, ये भी आपकी डिप्लॉयड ही होगी। अभी तक कोई भी ओसिस नहीं हुई है, ये भी आपकी डिप्लॉयड ही होगी। अब क्या हुआ बेटा, अब जो है इसमें शुरू हो जाती है आपकी, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है बेटा, इसके अंदर शुरू हो जाती है आपकी मियोसिस डिवीजन, आपकी मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है इन द प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन शुरू हो गई है, यानी कि मियोसिस 1 शुरू हो गया है। इसमें शुरू हो गई है मियोसिस 1, शुरू कर दिया, चलो ठीक है, मियोसिस 1 शुरू करते हैं, स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्या होगा बेटा, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, लेकिन किसी ने दबा दिया पॉज का बटन, तो ये पॉज हो गई। अब पॉज कब हुई, इसने क्या किया, लेप्टोटीन जाइगोटीन आपके जितने स्टेप्स थे सब कुछ कवर कर लिए, लेकिन ये पॉज हो जाती है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे, ये जाके हो गई पॉज। कब पॉज हो गई, प्रोफेज फर्स्ट के कौन से स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे ये जाके हो गई पॉज कि भाई अब तो हम नहीं करेंगे, अब तो रुक जाते हैं। तो ये रुक जाती है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, ये पॉज हो जाती है, ठीक है, ये आपकी पॉज हो गई। अब स्टार्ट कर दिया था, पॉज हो गई। अब कब तक पॉज रहेगी बेटा, तो कब तक ये पॉज रहती है, यहाँ पे बीत गया उस लड़की का बचपन बीत गया, ठीक है, बचपन बीत गया पूरा, ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद आ गई प्यूबर्टी। आपको मैंने बताया प्यूबर्टी क्या होती है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं तो वो होती है प्यूबर्टी। तो यहाँ पे जो है आपका प्यूबर्टी आ गई, चाइल्डहुड हो गया, बर्थ हो गया इसका,
अब जो बर्थ के बाद चाइल्डहुड हो गया, अब इसके बाद प्यूबर्टी आ गई। तो अब जब प्यूबर्टी आ जाती है बेटा, तब जो है निकलने लगते हैं हाइपोथैलेमस से क्या, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि आपका जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, वहां से निकलवाते हैं एफएसएच निकलवाते हैं। तो ये क्या करता है, अब ये इसको काम करना शुरू कर देगा। तो ये अब ये काम करने लगता है, और अब जब प्यूबर्टी आती है तो कहता है चलो अब ये प्रोसेस को पूरा करते हैं, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो अब क्या होता है बेटा, अब हो जाती है आपकी मियोसिस 1 जो उसने स्टार्ट की थी। अब आ गया है समय इसको पूरा करने का। तो अब ये अपना समय आ गया है, अब ये इसको पूरा करेगा, और पूरा करने के बाद क्या होगा, ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जो कंप्लीट करता है, तो ये कैसे कंप्लीट करता है बेटा, ये अनइक्वल डिविजन, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस करता है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, एक इसका जो सेल बनेगा वो बड़ा बनता है, एक सेल जो होगा वो आपका थोड़ा बड़ा बना, एक सेल थोड़ा बड़ा बना, और दूसरा सेल क्या है, छोटा बना। जो बड़ा बना उसका नाम क्या हो गया बेटा, उसका नाम हो गया आपका सेकेंडरी। जो बड़ा बना उसका नाम हो जाता है सेकेंडरी oocyte। अब प्राइमरी से सेकेंडरी बनाएगा। उसने क्या किया था, आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसने क्या किया था, डिवाइड करके क्या बनाया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था। लेकिन वहाँ इक्वल डिवीजन हुआ था, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुआ है। और यहाँ पे ये बनाई है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि छोटी सी है। ठीक है, एक आपका लार्जर है, एक आपका क्या है, स्मॉलर है। ये आपका लार्जर है और दूसरा क्या है, आपका छोटू सा है, स्मॉलर है। तो ये बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या होता है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी आपकी आगे चल के डीजनरेट हो जाती है। अब डीजनरेट हो जाएगी तो इसका फिर मतलब आगे कोई काम नहीं है, ये डीजनरेट हो जाती है। इसको बस ये क्यों बनती है बेटा, क्योंकि इसकी प्लॉइडी, अब पता है आपको, अब गैमीट बनना है, तो गैमीट बनना है, प्लॉइडी आधी होनी है। तो प्लॉइडी आधी होने के लिए क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन के लिए क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाती है, 23, यानी कि ये हैप्लॉइड हो जाता है। साथ साथ पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है, बाद में ये डीजनरेट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो बेटा ये आपका हो गया यहाँ तक। अब सेकेंडरी oocyte अब आपका बन गया। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte तक तो हम पहुंच गए, अब हम आगे क्या करें। तो आगे बेटा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होती है मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होती है मियोसिस सेकेंड। फिर से मियोसिस सेकेंड आपकी स्टार्ट हो गई। यहाँ आपकी स्टार्ट हो गई मियोसिस सेकेंड। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये रुक जाती है, किस पे रुक जाती है, फिर से ये रुक जाती है किस पे, मेटाफेज सेकेंड पे। मेटाफेज सेकेंड में फिर से पॉज हो जाती है। क्यों पॉज हो गई, क्योंकि अब चाहिए इसको स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब मिलेगा तभी आगे बढ़ेगी। ये रुक जाती है एट मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड पे ये फिर से गई रुक बेटा। ठीक है, मेटाफेज सेकेंड पे ये रुक जाती है। अब क्या हुआ, अब 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब 2 कंडीशन कौन सी हो सकती हैं, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें अब जो है रुक गई। रुकने के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओव्यूलेशन। अब होगा आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज। अभी तक जो प्रोसेस हो रही थी ओवरी में हो रही थी, लेकिन अब इसको ओवरी से बाहर भी तो जाना है भाई, फर्टिलाइजेशन भी तो करना है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूलर इस्थमस जंक्शन पे। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, बाहर निकल जाती। क्यों बाहर निकलती, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। तो ये ओव्यूलेशन हो जाता है। अब ये बाहर चली गई, निकल गई बाहर टहलने घूमने के लिए। तो अब ये क्या होगा, अब इसको 2 होगा कि इसको रास्ते में स्पर्म मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा तो क्या होता है बेटा,
अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो इसे स्पर्म मिल जाए या तो स्पर्म नहीं मिलेगा। तो या तो स्पर्म नहीं मिला, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला तो इसकी मियोसिस 2 बेटा कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, ये रिग्रेस कर जाएगी और साथ साथ आपका क्या होगा, उधर से दूसरा जो प्रोसेस एंडोमेट्रियम वाला हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं मिला, ये रिग्रेस कर जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके साथ इधर क्या होता है, अगर इसको स्पर्म मिल गया बेटा, इसको स्पर्म मिल गया तो क्या होगा, तो आपका मियोसिस जो होता है, स्पर्म अगर इसको मिल जाता है तो इसमें जो क्या होता है, इसमें जो मियोसिस सेकेंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होके कैसा होता है, वापस से अनइक्वल होता है बेटा, वापस से अनइक्वल होता है, क्योंकि ये बना लेता है एक बड़ा सा ओवम, एक बड़ा सा ओवम बना लिया इसने, और दूसरा बना लिया इसने सेकेंड पोलर बॉडी। अगर इसे, ये कब बनी, अगर इसे जो है स्पर्म मिल गया कि हाँ स्पर्म तो आया है, तो ये ओवम बना लेता है और सेकेंड पोलर बॉडी बना लेता है। अब अगर स्पर्म आया है, ठीक है, स्पर्म तो आया है, तो ये स्पर्म है, इससे फ्यूज कर जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और ये आपकी जो है सेकेंड पोलर बॉडी आगे चल के डीजनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका पूरा oogenesis का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगेन हम देखते हैं, और यहाँ पे ये प्लॉइडी याद रखिएगा, प्लॉइडी यहाँ पे अभी भी हैप्लॉइड है, n=23, n=23, देख लीजिए आप। ऊगोनिया थे, बहुत सारे ऊगोनिया थे, इसने मल्टीप्लाई किया माइटोसिस करके, दूसरे और ऊगोनिया अपने जैसे बनाए, फिर इसमें ग्रोथ हुई, कुछ उसमें से आगे चल के डिवीजन में आए, तो उनका नाम था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, लेकिन रुक जाते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो वापस से डिवीजन होता है और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, और ये एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बना देते हैं, छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी बना देते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है वापस से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करती है, लेकिन रुक जाती है मेटाफेज सेकेंड में। यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन और रिलीज हो जाती है ओवरी से बाहर। ओवरी से बाहर गई, अगर स्पर्म मिल गया तो क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, अनइक्वल डिवीजन होगा, ओवम बन जाएगा, ओवम यानी कि फीमेल गैमीट है, इसको मिलेगा स्पर्म तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और साथ में बनेगी एक सेकेंड पोलर बॉडी। और अगर स्पर्म नहीं मिला तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगी। ये पूरा स्टेप है आपके oogenesis के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे देख लेते हैं, जैसे कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होती है। तो मियोसिस सेकेंड बेटा क्या कब कंप्लीट होती है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले, ठीक है, तब कंप्लीट होती है। दूसरा, अगर हम देखें सेकेंडरी, कोई पूछे आपसे कि सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनते हैं, तो कब बने बेटा, ये जो है आपके हर महीने बनते हैं, ठीक है, हर मंथ आपके ये बनते हैं। और इसके साथ लेकिन अगर कोई पूछे सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, तो ये हमेशा नहीं बनती है, ये फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनेगी, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे वहां पे भी पूछा था और मैं यहाँ पे भी पूछूंगी, कि जो आपका फर्न प्राइमरी oocyte है, इससे आपके कितने सेकेंडरी oocyte बन रहे हैं, और फिर उससे सेकेंडरी oocyte से कितने ओवा आपके बन रहे हैं। तो कितने बन रहे हैं बेटा, प्राइमरी oocyte देख लीजिए, प्राइमरी oocyte यहाँ पे आपका एक है, इससे आपके कितने बन रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आपका जो है एक ही बन रहा है, ओवा भी एक ही बन रहा है भाई। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो 1 से 4 बने थे, लेकिन यहाँ पे 1 से 1 ही बनता है, ठीक है। और वेयर एज स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका क्या हुआ था, चलिए मैं बता देती हूँ फिर से आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स जो था, उससे आपके 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बनते थे। फिर आपका बनता था स्पर्मेटिड,
और फिर आपके बनते थे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। तो ये कितने बनते थे बेटा, एक से आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक स्पर्मेटोसाइट था, फिर इससे 2 बनते थे, फिर इससे 4 स्पर्मेटिड बनते थे, और यहाँ से यहाँ पे 4 ही होता था। यहाँ पे की प्रोसेस होती थी मैचुरेशन की, जिसको हम बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके बाद आपकी स्पर्मेटोजोआ बाहर रिलीज हो जाते थे, किस प्रोसेस से, स्पर्मिएशन से। वापस से रिवाइज करा दिया मैंने आपको, स्पर्मिएशन से बाहर निकल जाते थे, ठीक है। तो ये आपका एक से कितने बनते थे, लेकिन आपके 4 बनते थे, और लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एक से एक ही बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं फॉलिकुलस के अंदर। फॉलिकल्स इन्हें करते हैं प्रोटेक्ट। तो अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर जेनेसिस पूरा पढ़ लेते हैं कि भाई वो क्या चीज़ है। आप पढ़ लोगे बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता कहाँ है बेटा, तो सबसे पहले ये आपका ओवरी में होता है, ओवरी में, कॉर्टेक्स में, स्ट्रोमा में, ये आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट सबसे पहले देखते हैं, अब रिलेट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले जो आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इससे पहले प्राइमरी oocyte बनने से पहले इसको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। जब प्राइमरी oocyte बना तो प्राइमरी oocyte है आपका, ये आपका प्राइमरी oocyte है, देखिए दिस इज योर प्राइमरी oocyte। चाहिए प्रोटेक्शन इसको, तो क्या होगा, अपने आसपास ये एक लेयर ऑफ सेल्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। लेयर बना लेता है सेल्स के अपने ऊपर, दिस इज द लेयर, और इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसका नाम होता है। ये क्या होता है बेटा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होता है, ये प्राइमरी oocyte अपने ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। अब जो है आपने देखा था कि बर्थ के टाइम पे आपके पास कितने ओगोनिया थे, 2 मिलियन ओगोनिया थे पर ओवरी में। लेकिन जो है प्यूबर्टी के टाइम पे आपके पास कितने बनते हैं बेटा, प्यूबर्टी के टाइम तक आपके पास 2 मिलियन थे पर ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे कितना बचता है, प्यूबर्टी के टाइम तक सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बचते हैं पर ओवरी, क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं डीजनरेट, और इस स्टेप को बोलते हैं, इस डीजनरेशन को बोलते हैं हम फॉलिकुलर एट्रेशिया, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब जो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये पहले है तो पहला स्टेप है तो जाना तो जरूरी है, ठीक है। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद आ गई प्यूबर्टी आपकी, ठीक है। प्यूबर्टी आ गई, 2 लाख बचे पर ओवरी में। तो प्यूबर्टी आने के बाद निकला एफएसएच गोनाडोट्रोपिन से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने निकलवाया एफएसएच। तो क्या होता है, ये अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेगा कि नहीं थोड़ा सा और मजबूती चाहिए मुझे, तो अपनी प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सेल्स जो होते हैं बेटा वो ऐसे क्यूब लाइक हो जाते हैं, क्यूब लाइक सेल्स हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलने लगते हैं। इसमें जो है क्यूब लाइक सेल्स आपके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्यूबॉइडल शेप के सेल्स डेवलप हो गए हैं। अब प्यूबर्टी के पास आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि प्यूबर्टी के दौरान कितने बचते हैं हमारे पास, कितने फॉलिकल बचे, सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 बचे, सिर्फ और सिर्फ 60 से 80,000। अब इसी में बेटा, इसी में एक वुमेन को जिंदगी भर काम चलाना है, ठीक है। जब ये खत्म हो गए तो यानी कि ये खत्म हुए, यानी कि मेनोपॉज आ गया, ठीक है। तो इसी में काम चलाना है। अब प्राइमरी फॉलिकल ने क्या हुआ, अब ये सब पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो, इसमें देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है सब कुछ इसी में हो रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर सारी लेयर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल हुआ, इसके अंदर oocyte बना हुआ है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, अब इसके बाद से अब ये ट्रांसफॉर्म होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में बेटा ये जब ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होता है,
तो ये अपने ऊपर की ग्रैनुलोसा जो सेल्स हैं उनको डबल कर लेता है, उनको बढ़ा लेता है। हाँ, एक और कवरिंग चाहिए है मुझे, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा क्या होता है, ये अपने ऊपर एक और लेयर ले आता है, एक और लेयर जनरेट कर लेता है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस लेयर को हम बोलते हैं थीका लेयर। ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। और इसने एक और लेयर बना ली है। कौन सी लेयर बना ली है इसने बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स ले आए हैं अपने पास, ग्रैनुलोसा सेल्स इंक्रीज कर लिए हैं, और साथ में एक लेयर बना ली है जिसका नाम होता है आपका थीका लेयर। थीका लेयर बना लिया, ठीक है। अब जो है सेकेंडरी फॉलिकल है बेटा, अभी भी इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, ठीक है, देख लेना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल, और जो टर्शरी फॉलिकल बनेगा उसी के अंदर हो जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक पहले बनने के पहले वाला होगा जिसमें प्राइमरी oocyte है, लेकिन बनने के बाद सेकेंडरी oocyte होगा ना। तो टर्शरी फॉलिकल हम देखते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल बेटा क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल में आपका क्या चेंजेस हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल में सबसे पहले इसके लिए एक बन जाएगा यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है। पहले तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हो गया ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के आसपास क्या है, ग्रैनुलोसा की लेयर है, ठीक है लेयर है ऐसे लेयर है। और जो थीका होती है, थीका जो है दो पार्ट में ऑर्गेनाइज हो जाती है। एक आपकी हो जाती है थीका इंटरना, और एक हो जाती है थीका एक्सटर्ना। एक हो गई आपकी थीका एक्सटर्ना, और हो गई थीका इंटरना। दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। इसके साथ ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंट्रम। ये आपका कोई पूछे कि एंट्रम भाई किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपकी टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक है एंट्रम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टर्शरी फॉलिकल में आपकी डेवलप हो गई एंट्रम। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, अब इसके बाद ये सेकेंडरी oocyte है, ये भी याद रखना, ये आपका 2 डिग्री oocyte है। अब क्या होगा, अब जो है, अब क्या हुआ, अब टर्शरी फॉलिकल है, मैंने बताया टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ है, मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। अब मियोसिस स्टार्ट हो गई तो सेकेंडरी oocyte बना, साथ में पल्स पोलर बॉडी बनी। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें जो है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी, जो कि आपकी अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज सेकेंड पे। अब जो स्टेप होंगे बेटा, अब क्या स्टेप होते हैं, तो एक चीज और छूट गई है यहाँ पे। एक चीज और होती है कि सेकेंडरी oocyte अपने आसपास एक लेयर डेवलप कर लेता है, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, जिस लेयर को हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। अब देखो, अब मेटाफेज सेकेंड में स्टॉप हो चुका है साइकिल। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद से ये आपका जो है, ये आपका जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो आपका टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका जो है आगे बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, अब ग्राफियन फॉलिकल बन गए, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस आ गए हैं, चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ गए हैं। देख रहे हैं ना, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया, सबसे पहले चीज तो ये तो आपका वही है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। जो एंट्रम होता है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, एंट्रम ने थोड़ी और जगह घेर ली है। और जो है एक चीज, जोना पेल्यूसिडा है आपकी, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा तो है ही। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं बेटा, एक चीज और हो जाती है, ये जो पास के ग्रैनुलोसा सेल होते हैं, जोना रेडिएटा के पास के, ये जो है इसका हम एक और नाम देने लगते हैं कोरोना रेडिएटा। इसको हम नाम देने लगते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और बाकी ग्रैनुलोसा सेल्स तो हैं ही, ये जो सेल्स हो गए, और थीका एक्सटर्ना इंटरना तो वैसे ही हैं। अब जो है ये जो सेल्स हैं, इनका नाम उनका हो जाता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। थीका एक्सटर्ना इंटरना वैसे ही है, ये आपके एंट्रम है, एंट्रम थोड़ी और बड़ी हो गई है। अब ये बन गया है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, अब ये हो गया है बिल्कुल मैच्योर, ठीक है,
ये हो गए इतने सारे स्टेप्स। अब क्या हुआ बेटा, अब इसके साथ साथ क्या होता है, FSH LH तो निकल रहा था, लेकिन जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो आपको पता है जो फॉलिकल्स होते हैं बेटा, फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन क्या कराता है, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है, और इसके साथ साथ क्या कराता है, ये हमारी एंडोमेट्रियम बनवाता है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है ये कहता है भाई यहाँ पे हम फॉलिकल बना रहे हैं, तुम जाके एंडोमेट्रियम रेडी करो। एंडोमेट्रियम रेडी करोगे तभी तो यहाँ पे जो आपका जाइगोट बनेगा वो जहाँ के जाके इम्प्लांट होगा। तो वहाँ पे ईस्ट्रोजन क्या कर रहा होता है, इसी के साइमल्टेनियसली आपका ईस्ट्रोजन उधर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा रहा है। ठीक है, अब ये आपका बन गया, ये आपका पूरे स्टेप हो गए। अब जो है जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है बेटा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, अब जो है इसके बाद क्या होता है बेटा, अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं, इसी में समझ लें, चलिए इसी में समझ लेते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पिक्चर में आ गया एक और हार्मोन, कौन सा हार्मोन, LH। LH बढ़ गया, LH बढ़ गया तो क्या हो गया, LH बढ़ गया तो हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन का मतलब मैंने क्या बताया, ओवरी को बाहर फेंक दिया कि जाओ भाई तुम अपना साथी ढूंढ के लो, स्पर्म ढूंढ के लेकर आओ, एम्पिलोरी जंक्शन पे रिलीज हो गया। ये आपका जो है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte यानी कि ये आपका रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, इसके आसपास एक जोना पेलिसुडा की लेयर थी, सिर्फ अपनी चीज़ों लेके भागा है ये, और ये कोरोना रेडिएटा था, इसको लेके ये बाहर चला गया, 2 डिग्री oocyte बाहर चला गया। ठीक है, अब बाहर चला गया है, बाहर चला गया, अगर इसको स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जैसे मैंने बताया था, अगर नहीं मिलेगा तो ये रप्चर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका डिग्रेशन हो जाएगा। तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, अभी ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं बेटा। जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल था। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके निकला था, वो रप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हुआ तो सेकेंडरी oocyte आपका बाहर निकल गया था। ठीक है, oocyte रिलीज हो गया था। अब जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर कितना बचा, और जितना बचा उतना तो लेके भाग गया। अब जितना बचा यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स बचे कुछ कुछ, तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको नाम हमने दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। ये बन जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम बेटा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम आप सबको पता होगा, कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है आपका। यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, यही प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है आपका प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को यही प्रोजेस्टेरॉन मैच्योर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम आपका ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। एंडोमेट्रियम टूटी, प्रेगनेंसी खत्म। जिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है उनको बार बार अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि उनका एंडोमेट्रियम बार बार ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि बार बार अबॉर्शन हो जाता है। अब इसके बाद ये तो आपका था, अगर जो है आपका स्पर्म मिलेगा, लेकिन अगर स्पर्म नहीं है, स्पर्म नहीं है तो ये रह के क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेस हो जाता है, यानी कि डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म, इसका काम खत्म। अब खत्म हो गया तो क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन कम, ईस्ट्रोजन कम, प्रोजेस्टेरॉन कम यानी कि क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियम शेड हो गया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो गया। ठीक है बेटा, दिस इज मेंस्ट्रुएशन। इस तरह से आपको पूरा ये फॉलिकुलर जनरेशन और डेवलपमेंट खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से इससे कैसे आपने लिंक किया, इसके साथ साइमल्टेनियसली कैसे गए। प्राइमरी oocyte था, यहाँ क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल था। टर्शरी फॉलिकल में जब मेयोसिस हो गई थी तब सेकेंडरी oocyte में, टर्शरी फॉलिकल में था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है तो सेकेंडरी oocyte कहाँ होता है, टर्शरी फॉलिकल में होता है, कोई आपसे पूछे। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये आपको बता ही दिया मैंने, फॉलिकल डेवलपमेंट, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बचा, कॉर्पस ल्यूटियम में समझ नहीं आ रहा होगा ना, पूरा लिख देती हूँ।
कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया तो आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो आपका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी ये प्रोसेस आई होप समझ में आ गई होगी oogenesis की भी और आपकी फॉलिकुलर जेनेसिस की भी। ये आपकी प्रोडी प्रोसेस थी, बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है, तो अब आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, दे आर कैप्चरिंग और नॉट। ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अब इसके बाद बेटा चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं अपने नोट्स। तो देखिए स्टेजेस ऑफ oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ oogonia आपने देखा, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन हुआ oogonia का। मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड होते हैं हर फीटल ओवरी में। बर्थ के बाद कोई नए oogonia नहीं बनते हैं, खुद ही उसी में डिवाइड होते हैं। बर्थ से पहले देखा था, बर्थ के बाद कोई नहीं बनते हैं। oogonia एंटर करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस के और बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। अरेस्ट रहते हैं प्रोफेज 1 में, कब तक? प्यूबर्टी तक। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम मैंने बता दिया है, आप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। हर प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैनुलोसा की सेल्स की लेयर आ जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे फॉलिकल बनते डिजनरेट होते रहते हैं बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में। प्यूबर्टी के पास सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल बचते हैं। अब इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल ने डेवलप किया मोर ग्रैनुलोसा सेल और थीका लेयर। तब हमने इसको क्या बोला? टर्शरी नहीं, टर्शरी नहीं बोला इसको, सेकेंडरी फॉलिकल, गलत लिखा है ये। तब हमने इसको बोला सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल ने डेवलप की एक फ्लूइड फुल कैविटी जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो गए इंटरना और एक्सटर्ना में। फिर कंप्लीट हुई मियोसिस फर्स्ट। टर्शरी फॉलिकल स्टेज पे प्राइमरी oocyte ने कंप्लीट की मियोसिस 1, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। इसके बाद टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। जोना पेलिसोडा की एक लेयर डेवलप कर ली सेकेंडरी oocyte अब तक। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी थोड़े कंफ्यूज किया है, लेकिन आपसे कोई भी पूछे तो आपका ओवल्यूशन में रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। वहां ब्रैकेट में ओवम दिया है, लेकिन बेटा ओवम आपको ओवल्यूशन के बाद बनता है, पहले नहीं बनता। जब स्पर्म मिल जाता है तब बनता है। तो सेकेंडरी oocyte है, ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस सेकंड बिगन की, लेकिन स्टॉप हो जाती है मेटाफेज सेकंड पे, कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद ही। अब इसके बाद दिस इज द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है पूरी। अब आप देखोगे कि मैंने जितना पढ़ाया आपके एनसीईआरटी से एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। ठीक भाई, which is markedly different from spermatogenesis। obviously different है, वो fetal life में शुरू हो रहा है, this is starting on embryonic time पे। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells are formed within each fetal ovary। No more oogonia are formed and ended after birth। These cells ने स्टार्ट किया डिवीजन, एंटर किए प्रोफेज फर्स्ट में ऑफ meiotic division, gets temporarily arrested at this stage called primary oocyte। Each primary oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cell और इसको बोलते हैं हम primary follicle। A large number of ये follicle degenerate होते रहते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। सिर्फ 60 to 80,000, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट होते हैं ईच ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर मोर लेयर्स आ गई तो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलने लगे। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में चेंज हुआ, बाय एंट्रम इसमें आ गया। थीका लेयर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बन गई। इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट स्टेज पे प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो ग्रो करता है और कंप्लीट करता है फर्स्ट meiotic डिवीजन को। अनइक्वल डिवीजन है, फॉर्मेशन हुआ लार्ज सेकेंडरी oocyte का, एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का। इसके बाद सेकेंडरी oocyte के पास बहुत सारा बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था, उसे तो भाई ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए वो क्या था? बड़ा था। अब इसके बाद कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेजेस दिस? इसी वजह से उसका साइज बड़ा था, उसका पोलर बॉडी का तो कोई काम ही नहीं था बेटा। Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? वैसे तो डिजनरेट हो जाती है, डिवाइड नहीं करती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट इट, हम इतना सर्टेन नहीं है। टर्शरी फॉलिकल चेंज हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte ने नई लेयर बना ली है, जोना पेलिसोडा। ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर हो जाता है, रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte को from the ovary by the process called ovulation। That was all about oogenesis। हमने एनसीईआरटी कवर कर ली, हमने एक एक लाइन कवर कर ली है बेटा। आपको समझ आ गया होगा अभी तक oogenesis बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर चुके हैं, oogenesis खत्म कर चुके हैं। प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपको कैसे, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। अब इसके बाद जो बेटा हम कवर आगे करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल।
दैट इज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें अगर हमें अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको, अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पूरा ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, कौन सा फॉलिकल कब बन रहा है, कौन सा ओसाइट कब बन रहा है, ये आपको पूरा क्लियर होगा, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी ईजी हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्यों? क्योंकि उनका ये सब पार्ट ढीला होता है। तो अभी आप इस तरह से कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहेंगे तो आपका पूरा क्लियर होता रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करिए आप इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सारी चीज़ें सीख सकें, और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा। और थैंक यू वेरी मच।